जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार डीएलएड का फॉर्म आप लोगों को अप्लाई हो रहा है। जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं वो लोग अप्लाई कर लेंगे। और इसके तैयारी के लिए हम जो है ना अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न हैं उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हम 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद 2024 का प्रश्न डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से प्रश्न आपका पूछे गए थे और कौन कौन टॉपिक से पूछे गए थे। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मालूम चले किस टाइप से और किस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं और किस सेक्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और सेम प्रश्न जो है ना, हूबहू प्रश्न जो है ना आगे आपका एग्ज़ाम में जो है ना देखने को मिलता है। तो आप ज़रूर जो है ना पूरा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। जो एग्ज़ाम आपका 7 जून 2023 को हुआ था उसका एग्ज़ाम का हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया था। देखिए, विधान परिषद का है तो विधान परिषद जो है ना 169 में है, 169। जबकि विधानसभा का हैगा तो ये आपका 170 में है, 170 में आपका विधानसभा का चर्चा किया गया है। जबकि 169 में जो है ना आपका विधान परिषद है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का इसमें उदाहरण नहीं है तो वो है आपका विद्युत। कौन सा हो जाएगा? विद्युत। जबकि ये सभी है प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सभी क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा कहने का तात्पर्य हुआ जो ऊर्जा आपका नेचुरली प्रकृतिक से मिलता हो, उसको आप तैयार नहीं करते हो, प्रकृतिक से मिलता हो तो वो आपका प्राथमिक ऊर्जा हो जाते हैं। जबकि विद्युत आपका तैयार किया जाता है तो ये आपका द्वितीयक ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? ये तेलुगु स्वाभिमान है, उसका नारा किस राज्य में दिया गया था? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी का एक नेता थे जिनका नाम था एन.टी. रामाराव। क्या नाम था? एन.टी. रामाराव। इन्होंने ही यह नारा दिया था तेलुगु स्वाभिमान का। कब दिए थे? अगर ईस्वी अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका 1983 में जो चुनाव हुआ था उसी चुनाव में यह नारा दिए थे तेलुगु स्वाभिमान का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? तो द्वितीय कार्य में जो आबादी लगी हुई है वो है 0.243%। 0.243 जो है ना, इतना जो है ना कार्य जो है ना प्रतिशत कार्य जो है ना किस में लगी है? द्वितीय कार्य में। देखिए, प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्राथमिक कार्य इसमें होता है आपका, प्राथमिक कार्य जैसे आपका कृषि हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, वन से लकड़ी काटना, ये सब क्या होगा? द्वितीय प्राथमिक कार्य संसाधन हो गया, प्राथमिक कार्य हो गए। और इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो देखिए, पतन मतलब तो बंदरगाह, तो ये मुंबई जो है ना, मुंबई का नया नाम क्या रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया। ये प्रश्न प्रीवियस एक प्रश्न है जो पूछे गए हैं वो है, तो ये आपका मुंबई का नया नाम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस, तो देखिए सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना जो किए थे वो थे थॉमस पाइन ने। किसने? थॉमस पाइन ने किए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? निष्पक्ष निर्वाचन माने चुनाव कराने का जिम्मेदारी जो है ना किसके ऊपर है? तो है आपका निर्वाचन आयोग। प्रधानमंत्री, संसद, ये सबको जो चुनाव करवाते हैं वो सब कौन करवाते हैं? तो निर्वाचन आयोग करता है। अब पूछ लिया जाता है निर्वाचन आयोग को जो है ना चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 324। कितना? अनुच्छेद 324 में जो है ना निर्वाचन आयोग है आपका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? देखिए, कल भी हम बताए थे पिछले वाला क्वेश्चन में आपका सेशन में आपका कि सबसे बड़ी अगर सबसे ज़्यादा अगर जनजाति है तो वो आपका कहाँ पर है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ पूछा सबसे बड़ी जनजाति, तो सबसे बड़ी जनजाति जो है ना आपका कौन सा है? भील है। कौन सा? भील। और दूसरा सबसे बड़ी जनजाति जो है ना वो है आपका गोंड। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो आपका भील
दूसरा सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड। सबसे ज़्यादा जनजाति की संख्या एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो देखिए जेम्स वाट जो है ना वाष्प का इंजन जो है ना, इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और एक इसका भी जान लीजिए, फ्लाइंग शटल। तो इसका आविष्कार किसने किया था फ्लाइंग शटल का? तो फ्लाइंग शटल का जॉन के, इनका नाम था जॉन के, जिन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। देखिए फ्लाइंग शटल होता है क्या, कपड़ा बुनने का जो मशीन होता है उसी को क्या बोला जाता है, फ्लाइंग शटल बोला जाता है। तो जॉन के ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी। और पावर लूम का कॉटरराइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए कांवड़ झील जो है ना आपका बिहार का बेगूसराय जिला है। ये पक्षियों के लिए ज़्यादा प्रचलित है और यह रामसर स्थल में भी शामिल है। इसको 2020 में जो है ना रामसर स्थल में इसको शामिल किया गया है। और यह राज्य का पहला ऐसा स्थल है जो आर्द्रभूमि में शामिल हुआ है, दर्जा इसको मिला हुआ है, कांवड़ झील का बेगूसराय का जो जगह है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपका सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे प्रथम। और अभी जो है ना चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। वर्तमान अगर पूछे तो राजीव कुमार, और प्रथम पूछे तो सुकुमार सेन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? नहीं पूछा है तो नहीं था, तो सोवियत संघ नहीं था इसमें शामिल। ठीक है, सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ शामिल नहीं था ध्रुवीय राष्ट्रों में। तो ये जो बच गए कौन सा शामिल, ये सोवियत संघ नहीं शामिल था, जबकि जर्मनी, जापान और इटली ये शामिल थे किस में, ध्रुवीय राष्ट्रों में। और मित्र राष्ट्रों में जो थे आपका अमेरिका था, सोवियत संघ था, ये आपका किस में शामिल था, मित्र राष्ट्रों में शामिल था। और ब्रिटेन भी था मित्र राष्ट्र में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट, तो देखिए बालाघाट जो है ना मैग्नीज के लिए है, मैग्नीज में का यहाँ पर उत्पादन होता है। और किस राज्य में है? तो एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? देखिए इसमें दो तरह का मेनली जो है ना आपका रबी और खरीफ जो है ना ज़्यादा पूछा जाता है। तो रबी खरीफ को जो है ना आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो आपको याद होगा कि जो फसल आपका ठंड के मौसम में उगाए जाते हैं ना वो आपका रबी फसल होते हैं, और जो गर्मी के मौसम में जो फसल उगाए जाते हैं वो खरीफ फसल होते हैं। गर्मी में अगर कोई फसल उगाया जा रहा है गर्मी में तो आपका कौन सा हो जाएगा? खरीफ फसल। जबकि ठंड के मौसम में तो आपका कौन सा फसल? रबी फसल। ठंड के मौसम में आपका रबी फसल। इससे आप जो है ना ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है क्या, निम्न से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण है? खरीफ फसल, तो खरीफ यानी गर्मी में देखिए इसमें से कौन सा फसल उगाया जाता है? तो आपका चावल। गर्मी में कौन सा फसल उगाया जाता है आपका? तो चावल। तो चावल आपका क्या होगा? खरीफ फसल। जबकि गेहूं में सब जो है ना क्या हो गया? रबी फसल हो गया, क्योंकि ये ठंड के मौसम में उगते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेयरी पशु नहीं है? डेयरी पशु में जहाँ से आपका दूध उत्पादन हो, उस दूध से आपका डेयरी प्रोडक्ट में कुछ भी आपका पनीर ये सब आप बना सकते हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट होगा। माने तो इसमें आपका बकरी, भैंस, गाय ये सब है। जबकि ऊँट जो है ना, ऊँट आपका नहीं है, ये डेयरी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है ऊँट का। ये राजस्थान ये सब जो है ना उसमें जो है ना कैरी करने के लिए सामान ये सब ढोने के लिए जो है ना ऊँट का मिलनी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके पैर गद्देदार होते हैं, इसके बालू के रेत में धंसते नहीं, तो ऊँट का इस्तेमाल किया जाए। जबकि ये सभी जो है ना डेयरी प्रोडक्ट के लिए, इनका दूध का इस्तेमाल डेयरी प्रोडक्ट के लिए होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? देखिए पृथ्वी के जो अक्ष है उसके सिरों को क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। पृथ्वी का अक्ष के सिरों को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। जिसमें उत्तरी सिरों को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, जैसे इसको उत्तर हो गया और नीचे मान के चलिए दक्षिण हो गया, तो इसको उत्तरी सिरा को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरा को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका,
इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है? मैंने सामाजिक विभेद के कारण, इसको विभेद मतलब विभेद का कारण करना पड़ा था, तो ये है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो है ना सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना, मैंने टूट गया था ये देश और देशों में बट गया था, तो ये था आपका यूगोस्लाविया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए रेशम मार्ग बहुत चर्चित क्वेश्चन है आपका मैट्रिक का। रेशम मार्ग जो है ना आपका चीन से शुरू होता है। कहाँ से? चीन से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, अल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? अल नीनो जो है ना जलधारा है, उसका उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो ये आपका होगा पेरू। कौन सा देश हो जाएगा? पेरू। यहीं पर जो है ना अल नीनो की उत्पत्ति होती है। यह एक अल नीनो जो है ना एक जटिल मौसम तंत्र है, जहाँ पर प्रशांत महासागर की जो है ना आपका टेम्परेचर जो है ना बढ़ जाती है, तापमान उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था, को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। मैंने पहले हटा दिया गया था और फिर से उसको फ्रांस क्रांति के दौरान उसको हटा दिया गया था, बाद में इसको फिर से कुछ संधि कर मैंने समझौता कर फिर से उसको बहाल कर दिया गया था। तो कौन सा संधि है वो आपका? कौन सा संधि है? तो वो है आपका वियना संधि। वियना जो संधि हुआ था उसी में इसको फिर से बोबोन राजवंश को क्या कर दिया गया था? बहाल कर दिया गया था। ये कब हुआ था घटना? तो 1815। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, और इस प्रकार आपका देखिए ये लास्ट प्रश्न था, ये आपका पूरा सामाजिक अध्ययन का आपका प्रश्न पूरे समाप्त होते हैं। और इस जो भी आप लोगों को कुछ अगर कमेंट में अगर कुछ डाउट हो और कुछ पूछना हो और कुछ बातें करना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा साइंस का वीडियो आएगा, 2 वीडियो आपका एसएसटी का आ चुका है, नेक्स्ट आपका वीडियो जो आएगा साइंस का आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा सेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।